हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। तो कैसे आप सब? बढ़िया? तो चलिए बढ़िया रहिए। तो आज अपन लेके आए हैं 12th फिजिक्स के इम्पोर्टेंट चैप्टर्स के 2 मार्क्स क्वेश्चन। तो इसमें अपन चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 कवर करने जा रहे हैं, जिसमें अपन 2 मार्क्स के क्वेश्चन कवर करेंगे। आने वाली सीरीज़ में इसके 3 मार्क्स और 5 मार्क्स अपलोड हो जाएंगे और न्यूमेरिकल भी। इनके PDF को एक्सेस करने के लिए हमारे ऐप एम करियर इंस्टीट्यूट पे जाएं और वहाँ से इनके फ्री एक्सेस ले लें। So let's start. So our first question is, what is fundamental charge and write its value? तो ये क्वेश्चन वाले ने बोला what is fundamental charge and write its value. तो fundamental charge क्या होता है? Fundamental charge, the magnitude of charge which is present on electron or in proton is called fundamental charge. तो fundamental charge क्या होता है? किसी भी इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन पे जो प्रेजेंट होता है उसको अपन बोलते हैं fundamental charge. Now एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा Q इजिकल्स टू N इंटू E होता है। अब N क्या होता है? यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, वेयर N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अब इफ N इजिकल्स टू 1, अगर मैं N को 1 डाल देता हूँ तो ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाएगा। इफ N इजिकल्स टू 1 देन Q इजिकल्स टू E, मतलब क्या होता है? ये जो चार्ज होगा वो चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन के जो बराबर चार्ज होता है उसी को अपन फंडामेंटल चार्ज बोलते हैं। एक और चीज़ अपन को याद रखनी है, फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? फंडामेंटल चार्ज वो चार्ज होता है जो कि आगे डिवाइड नहीं कर सकता है, मतलब उसको अपन डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा चार्ज जिसके आगे उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता है, इसलिए उसको बोलते हैं फंडामेंटल चार्ज। तो कौन सा होता है वो? इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वही अपना फंडामेंटल चार्ज होता है। सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 1। देन मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 स्टेट्स डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड द राइट इट्स यूनिट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है और उसकी यूनिट क्या होती है? यही 2 चीज़ पूछी है क्वेश्चन वाले ने। तो लेट्स डिस्कस द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज ऑफ द डाइपोल एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अभी अपन समझते हैं क्या होता है ये, और इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो कूलम इंटू मीटर होती है। ठीक है। सो नाउ अब मैं पहले एक डाइपोल बनाता हूँ। तो ये एक माइनस चार्ज है और ये अपना पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। इनके बीच में मान लेते हैं डिस्टेंस कितनी है? 2 और L के बराबर है। मतलब ये जो डिस्टेंस है, ये इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 2L के बराबर है। यहाँ पे अगर मैं ओरिजिन मानता हूँ तो ये डिस्टेंस L और ये डिस्टेंस L के बराबर हो गई। तो जो डाइपोल होता है वो क्या होता है? डाइपोल इज कॉम्बिनेशन और सिस्टम ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। ठीक है। इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का कॉम्बिनेशन होता है, एक डाइपोल फॉर्म होता है। अपन ऐसा बोलते हैं कि 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस फॉर्म्स द डाइपोल। ठीक है। तो ये अपना डाइपोल है। अब अपने से क्वेश्चन वालों ने पूछा था व्हाट इज डाइपोल मोमेंट। डाइपोल का क्या होता है? डाइपोल मोमेंट होता है। वो क्या होता है? तो डाइपोल मोमेंट इज प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज। इसके पास में भी एक Q चार्ज होगा, ये माइनस का है तो माइनस Q चार्ज होगा, इस पर प्लस Q का चार्ज होगा। ये भी बात ध्यान रखनी कि इस पर जो चार्ज होता है वो इक्वल और अपोजिट चार्ज होता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है? 2L की है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को अपन P से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? P से। और ये क्या होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर ऐसे एरो बनाया जाता है। ठीक है। नाउ P किसके इक्वल होता है? चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। जैसे क्वेश्चन वाले ने बोला किसी भी एक चार्ज को रखो, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मतलब प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ेगा। तो लेट सपोज अपन ने रखा Q और डिस्टेंस दोनों के बीच में कितनी है सर? 2L की डिस्टेंस है। तो अपन 2L की डिस्टेंस रख देते हैं, Q इंटू 2L। तो इसका जो डाइपोल आता है वो कितना आता है? 2QL। ठीक है। तो ये होता है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट जो होता है Q चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन दी चार्जेस। अब समझ में आया? नहीं। देन व्हाट इज SI यूनिट। SI यूनिट कैसे होता है? SI यूनिट अपन डिफाइन करते हैं, चार्ज की जो यूनिट होती है, चार्ज की अपन यूनिट क्या बोलते हैं सर? चार्ज की होती है कूलम। कूलम। ठीक है। और कूलम इसको अपन C से रिप्रेजेंट करते हैं। और लेंथ की यूनिट क्या होती है? लेंथ की होती है मीटर। ठीक है। इसको अपन M से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिंपल इसकी यूनिट क्या बन जाएगी? कूलम SI यूनिट। SI यूनिट विल बी कूलम इनटू मीटर विच इज इक्वल्स टू कूलम मीटर। ठीक है। तो ये इसकी SI यूनिट भी हो गई। डन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 स्टेट्स metallic ropes are attached with the vehicles carrying inflammable substances connected to the earth। मतलब
एक मेटलिक रोप्स को कनेक्ट किया जाता है व्हीकल्स पे जो कि इन्फ्लामेबल सब्सटेंस कैरी करते हैं, जैसे कि पेट्रोल की जो अपने ट्रक्स आते हैं, डीजल के जो ट्रक्स आते हैं, उनमें नीचे आपने देखा होगा एक रोड या फिर पत्ती कनेक्ट करके रखते हैं। वो किस लिए करते हैं उसका रीज़न पूछा है, ठीक है। तो उसका रीज़न क्या होता है बेटा, उसका रीज़न ये होता है कि जो मूविंग चार्ज या फिर व्हीकल होता है वो क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। कैसे हो जाता है, मूविंग व्हीकल्स के पास में चार्ज आ जाता है ड्यू टू फ्रिक्शन। किसकी वजह से, फ्रिक्शन। जो इस चैप्टर में अपन पढ़ते हैं कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन एक मेथड होता है जिसकी वजह से चार्ज मतलब चार्ज इंड्यूस किया जाता है, ठीक है। तो द इन्फ्लामेबल मटेरियल में कैच फायर ड्यू टू स्पार्क प्रोड्यूस बाय द चार्ज व्हीकल। अब जो चार्ज व्हीकल है अगर उसने स्पार्क किया जिसकी वजह से क्या हो सकता है, पेट्रोल या फिर मान लेते हैं डीजल है, तो वो एक फायर कैच कर सकता है। इसलिए अपन क्या करते हैं, व्हेन मेटलिक रोप्स आर चेंज और अटैच्ड टू इट देन चार्ज डेवलप ऑन द व्हीकल इज ट्रांसफर टू द ग्राउंड। मतलब जो अपन ने मान लेते हैं अपने ये व्हीकल है, ठीक है, ये अपने पास में ये व्हीकल है, ठीक है, ये व्हीकल कुछ v वेलोसिटी से आगे जा रहा है। अब इसके अंदर क्या है, ये कंपार्टमेंट है, ठीक है। इस कंपार्टमेंट में अपन ने क्या भरा है, इसमें भरा है पेट्रोल। क्या भरा है, पेट्रोल। अब ये पेट्रोल एक इन्फ्लामेबल सब्सटेंस है, ठीक है, इन्फ्लामेबल सब्सटेंस है, इन्फ्लामेबल सब्सटेंस है। अब ये इन्फ्लामेबल सब्सटेंस है तो क्या होगा, ये बर्न हो सकता है, बर्स्ट हो सकता है। इस केस में अपन क्या करेंगे, इसको, ये अपना ग्राउंड है, ठीक है, ये क्या है, ग्राउंड है। अब अपन इसको क्या है, एक पत्ती से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, एक लोहे की पत्ती से कनेक्ट कर देंगे जो कि नीचे ऐसे फिसलती रहेगी, जब भी गाड़ी चलेगी ऐसे ऐसे घिसाती हुई जाएगी आगे, ठीक है। तो ये किसका काम कर रहा है, ये ग्राउंडिंग का काम कर रहा है। किसका, ग्राउंडिंग। जो भी होगा, जो एक्सिस चार्ज होता है, ग्राउंडिंग, या फिर इसी को अपन क्या बोलते हैं, अर्थिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, अर्थिंग हो जाएगी। अब इस अर्थिंग की वजह से जो भी एक्सिस चार्ज जो डेवलप होगा व्हीकल पे, वो डायरेक्ट अर्थ को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से स्पार्क प्रोड्यूस नहीं होगा। और अगर स्पार्क प्रोड्यूस नहीं हुआ तो फायर नहीं बनेगी, फायर नहीं बनी तो अपना जो व्हीकल है वो नॉर्मल जैसे जाना चाहिए था वैसे जाएगा, बस नहीं होगा, ठीक है। तो ये रीज़न होता है, ये आपको रीजनिंग क्वेश्चन में एक्सप्लेन करने के लिए आएगा कि वाई द व्हीकल्स कैरिंग इन्फ्लामेबल सब्सटेंस आर कनेक्टेड टू द अर्थ विद द मेटलिक रोप्स, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट चैप्टर question number 3. Now moving towards our next question which is question number 4. So question number 4 के बहुत easy वाला question है, बेसिकली थियरी क्वेश्चन। राइट डाउन द टू प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की दो प्रॉपर्टी अपन को बतानी है। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की मैंने आपको जैसे बताया था बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, अपन को कोई सी भी दो प्रॉपर्टी लिख लेनी है। मैं आपके लिए सबसे अच्छी दो प्रॉपर्टीज जो बच्चों को याद भी रह जाती है और ईजीएस्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी जो होती है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड इनटू नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये ऐसा बोलता है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो होती है, प्रॉपर्टीज जो रहती है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट करती है। मतलब ये निकलेगी पॉजिटिव चार्ज से और निकलती भी किससे है, मैंने तुम्हें बताया था, ये निकलती है तो ये निकलती है यहाँ से परपेंडिकुलर 90 डिग्री से। ये जो अपन थर्ड वाला पॉइंट भी लिख सकते हैं इसमें, ये 90 डिग्रीज होती है सरफेस पे, ठीक है, अगर स्फेरिकल कंडक्टर है या फिर कोई सा भी स्फेरिकल सब्सटेंस है ना। जो वो नेगेटिव चार्ज पे जाएगी वहाँ पे भी कैसे जाएगी, वहाँ पे टर्मिनेट करेगी। तो ये टर्मिनेट कर गई देखो नेगेटिव चार्ज पे, डन। तो ये हो गया, ये यहाँ से निकली और नेगेटिव चार्ज पे जाती है। मतलब ओरिजिनेट कहाँ से हुई, पॉजिटिव से, टर्मिनेट कहाँ पे हुई, नेगेटिव चार्ज पे, डन। नाउ सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या होती है, टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इसका आगे और अच्छा क्वेश्चन भी है, टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स व्हाई डजंट इंटरसेक्ट विथ ईच अदर। ये भी एक रीजनिंग क्वेश्चन होता है। तो अगर मान लेते हैं यहाँ से एक तो लाइन नहीं निकलेगी, बहुत सारी लाइन्स निकलेगी, अपन ऐसे लाइंस ड्रॉ करेंगे। अब ये जो लाइंस होती है वो कैसे आती है, ऐसे जाती है, ये हमेशा 90 डिग्री पे जाएगी, यहाँ से भी ये 90 डिग्री, यहाँ से भी 90 डिग्री, ऐसे ही यहाँ से भी क्या होता है, यहाँ से भी जाती है, ठीक है, ऐसे ही बहुत सारी आती है। लेकिन ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। इंटरसेक्ट मतलब ये दोनों लाइन हो सकता है ये वाली लाइन ऐसे क्रॉस करके नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? अगर ये ऐसे क्रॉस कर गई तो इस क्रॉस पॉइंट पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर एक इधर दोनों तरफ जा रही है। ये जो पॉइंट मैंने बनाया, ठीक है, ये जो पॉइंट यहाँ पे बना, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी जा रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी जा रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन नॉट पॉसिबल। तो इसका अगर रीजन भी आता है व्हाई द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे अपन को दो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी जो कि पॉसिबल नहीं होता है, डन। तो इसकी वजह से ये वाला जो क्वेश्चंस होते हैं, ये दो प्रॉपर्टीज मैंने बता दी। थर्ड प्रॉपर्टीज जो 90 डिग्रीज पे हमेशा लाइंस निकलती है, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर फर्स्ट,
2 marks question. Now moving ahead towards our next chapter, which is chapter number 2, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस. उसमें अपन 2 नंबर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. So this was all about chapter number 1. Now moving ahead towards chapter number 2. Start. So first question क्या है? First question is where will an electron will move in an electric field, whether towards the high potential or towards the low potential. तो क्वेश्चन बोल रहा है हाई पोटेंशियल से लो की तरफ जाएगा कि लो से हाई की तरफ जाएगा, और जाना किसको है? इलेक्ट्रॉन को. तो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कि जो इलेक्ट्रॉन या फिर कोई सा भी अगर चार्ज पार्टिकल है वो पोटेंशियल फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में वेरी कैसे करता है? पोटेंशियल में हाई पोटेंशियल से लो की तरफ जाता है, लो से हाई की तरफ जाता है. तो बेटा हमेशा याद रखना कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो जाता है हाई से लो की तरफ, हाई से लो की तरफ जाता है पॉजिटिव, और नेगेटिव जाता है लो से हाई की तरफ. ठीक है, नेगेटिव हमेशा जाएगा लो से हाई की तरफ और पॉजिटिव जाएगा हाई से लो पोटेंशियल की तरफ. अब अपन देखेंगे इस क्वेश्चन को. पहले अपन एक बार थ्योरी पढ़ते हैं. पॉजिटिव पोटेंशियल इज कंसीडर्ड एज हाई पोटेंशियल. पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है, उसी केस में अगर पॉजिटिव पोटेंशियल है तो उसको हाई पोटेंशियल बोलेंगे, एंड नेगेटिव पोटेंशियल इज कंसीडर्ड एज लो पोटेंशियल. नेगेटिव को अपन कम बोलेंगे या फिर लो बोलेंगे. When an electron is placed in an electric field, then it gets repelled. अब अगर इलेक्ट्रॉन को आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा और वहाँ पे एक और नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल कर जाएंगे जैसा कि होना चाहिए था, वही हुआ. Hence, in an electric field, electron will move towards from low potential to high potential. जैसे मैंने बताया लो से हाई की तरफ नेगेटिव चीज़ जाती है, इलेक्ट्रॉन भी एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो क्या करेगा ये नेगेटिव फ्रॉम लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाएगा. ठीक है, तो अपन इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन जो रहेगा वो कैसे जाएगा? इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल, पोटेंशियल को V से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये कितना है? लो पोटेंशियल है. तो इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेगा? ये मोशन होता है इलेक्ट्रॉन का, ये वाला होता है प्रोटॉन का. ठीक है, ऐसे याद रखना है. हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ इट इज V. ओके, ये V है. ठीक है, ये V. तो प्रोटॉन का मूवमेंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ. ना सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर? कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर क्या होती है? और राइट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर. तो कौन कौन सी कैपेसिटी फैक्टर्स जो होते हैं जो कैपेसिटी को अफेक्ट कर जाते हैं. ठीक है, अब अपन को वो पढ़ना है. ठीक है, तो व्हाट इज कैपेसिटी? कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर इज डिफाइंड बाय द चार्ज गिवन टू द कंडक्टर which increases its potential through unity. मतलब क्या है? अगर मैंने एक C इज कैपेसिटी ही है, अगर मैं C को कैपेसिटी बोलता हूँ तो Q/V इसकी डेफिनेशन आती है. C इजिकल्स टू Q/V होता है. ठीक है, Q/V होता है. अब क्वेश्चन वाला ये बोल रहा है कि कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर वो होता है जब मैंने पोटेंशियल को यूनिटी से इंक्रीज करा, मतलब इंक्रीज बाय 1. अगर इंक्रीज बाय 1 या फिर यूनिटी का अगर मैं बोलता हूँ यूनिटी से इंक्रीज किया तो कि जो चार्ज उस पर स्टोर होगा उसी को अपन कैपेसिटेंस बोलते हैं या फिर कैपेसिटी बोलते हैं. ये होता है इसका डिफिनेशन. द फॉर्मूला इज C इजिकल्स टू Q/V. यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस या फिर कैपेसिटी, जो यूनिट होती है कैपेसिटेंस की होती है फराड. ये एक साइंटिस्ट के बेस पे, साइंटिस्ट के नाम पे ही रखी गई थी, सर फराडे. तो इसकी यूनिट है फराड. नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग द कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर. तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ज़्यादा फैक्टर लिखने नहीं है, मेनली 3 फैक्टर्स अपन लिख सकते हैं. शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर पे भी डिपेंड करती है इसकी जो फैक्टर्स होते हैं, वो कई पे डिपेंड करती है बेटा. शेप और साइज पे डिपेंड कर जाती है. और किस किस पे डिपेंड करेगी? शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर, प्रेजेंस फर्स्ट. तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर, फैक्टर्स अफेक्टिंग द कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर में शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर अलग अलग शेप और साइज के हिसाब से वेरी कर जाती है. जैसे ही अपन साइज बढ़ाते हैं तो क्या होता है? पोटेंशियल तो कम होते रहता है, लेकिन कैपेसिटी ऑफ द चार्ज कंडक्टर इंक्रीज होती है. पोटेंशियल नेगेटिव, पोटेंशियल नीचे है, अगर मैं पोटेंशियल को कम करूँगा तो कैपेसिटी बढ़ती रहेगी, और साइज बढ़ाते तो पोटेंशियल कम होते रहता है. ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी, साइज बढ़ी पोटेंशियल कम कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा. डन. तो ये चीज़ याद रखना. फर्स्ट. सेकेंड फैक्टर, प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर नियर द चार्ज कंडक्टर. जैसे ही मैं दूसरा कंडक्टर लाता हूँ नियर द चार्ज कंडक्टर, तो उसकी वजह से क्या होता है? पोटेंशियल कम हो जाता है. जब भी कोई कंडक्टर दूसरा कंडक्टर एक चार्ज कंडक्टर के पास में आएगा तो उसका पोटेंशियल कम करवा देगा. अगर पोटेंशियल वापस से कम हो गया तो कैपेसिटेंस क्या होगा? बढ़ जाएगा. कैपेसिटेंस बढ़ गया
तो इंक्रीज हो जाएगा कैपेसिटेंस। नाउ थर्ड पॉइंट, प्रेजेंस ऑफ अदर मीडियम ऑन नियर द चार्ज कंडक्टर। अब जैसे ही चार्ज कंडक्टर है, अभी अपन एयर में देख रहे थे कंडक्टर को, मान लो दूसरा मीडियम रख दिया जिसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के है, उस केस में ये वापस चेंज होता है, के टाइम्स बढ़ जाता है जितना उसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है। इस केस में क्या होता है, जो सी डैश आएगा वो सी के इंटू सी के बराबर आता है। ठीक है, मतलब क्या है, ये सी क्या है, कैपेसिटेंस इन एयर, सी इज कैपेसिटेंस इन एयर। ठीक है, एयर में जो कैपेसिटेंस होगा वो, और सी डैश क्या है, जो मीडियम में जो कैपेसिटेंस आएगा वो कैपेसिटेंस इन मीडियम, और ये क्या है, कैपेसिटेंस इन एयर, सी इन एयर। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर सेकेंड। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, डिस्क्राइब द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द चार्ज कंडक्टर। अब क्वेश्चन ने नहीं बताया है, चार्ज कंडक्टर बताया है सिर्फ, तो अपन मान के चलते हैं हमेशा कि होलो चार्ज कंडक्टर के बेसिस पे अपन आंसर्स देते हैं। तो the intensity of electric field inside a hollow charge conductor remains always zero। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे अपन को पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, होलो चार्ज कंडक्टर के अंदर जीरो होती है। मान लेते हैं अपना कंडक्टर है, ये अंदर से होलो है। ठीक है, इसकी ये रेडियस कितनी है, आर रेडियस है, अपन ले लेते हैं कैपिटल आर रेडियस है। ठीक है, ये कंडक्टर है, इसकी कैपिटल आर अपनी रेडियस हो गई, ये इसका सेंटर हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, अपन पूछ रहे हैं इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, ई इनसाइड। ई इनसाइड कितनी होती है, ई इनसाइड होलो कंडक्टर। ठीक है, होलो चार्ज कंडक्टर, होलो चार्ज कंडक्टर जीरो। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ होलो चार्ज कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। अब ऐसा क्यों होता है, बिकॉज द चार्ज गिवन टू द कंडक्टर इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली टू द आउटर सरफेस। अंदर तो क्या है, खाली, अंदर क्या है, बिल्कुल खाली, अंदर ये जो है ना, ये पूरा एम्प्टी है। क्या है, एम्प्टी, खाली है। तो ये चार्ज जाएगा कहाँ, अगर अपन ने अंदर भी दिया तो ये चार्ज चले जाएगा सरफेस पे। सरफेस मतलब क्या, इसकी जो पेरिफेरी वाली जो रीजन है, इस पे अगर अपना चार्ज चले गया तो चार्ज अंदर है ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आएगी नहीं, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो होती है। यही रीजन है, ओनली ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। अब पोटेंशियल अंदर होता है बट V इज नॉट जीरो। अब इस केस में जो अंदर होता है ना, V इनसाइड नॉट इक्वल टू जीरो। सर ऐसा क्यों, तो इसका जो रीजन होता है, बट द पोटेंशियल इनसाइड द होलो चार्ज कंडक्टर रिमेन्स सेम एट एवरी पॉइंट। ऐसा क्यों, इसका इसलिए बेटा कि जब वर्क डन, अपन इसकी जो पोटेंशियल की डेफिनेशन बताते हैं वो वर्क डन बताते हैं इन्फिनिटी से सरफेस तक लाने में। सरफेस से जैसे ही अपन अंदर ले जाते हैं चीज़ों को तो उसमें वर्क डन जीरो होता है। इसकी वजह से अगर वर्क डन जीरो तो पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। वो ये लिखा है यहाँ पे भी, क्या लिखा है, conductor remains same at every point inside it. This is so because since the intensity of electric field inside it remains the zero, अंदर electric field zero है, जिसकी वजह से क्या हुआ, work done to displace the unit positive charge from one point to other point inside, क्या हो रहा है, वर्क डन जीरो हो रहा है, अंदर वर्क डन जीरो है, hence the potential inside the conductor will remain constant। तो अपन को दो तीन चीज़ें इसमें याद रखनी है। क्या याद रखना है, और ये जो कंडक्टर है, अगर मैं क्यू चार्ज यूनिट पॉजिटिव है, ठीक है, इट इज़ यूनिट चार्ज, ठीक, यूनिट चार्ज को यहाँ तक ले जाने में जो वर्क डन हो रहा है वो नॉट इक्वल टू जीरो है, लेकिन यहाँ से उठा के यहाँ जब मैं रख रहा हूँ तो ये वर्क डन कितना हो रहा है, जीरो हो रहा है। अगर वर्क डन जीरो है तो V कैसा होगा, पोटेंशियल जो रहेगा यहाँ पे नॉट इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, V जो हो जाएगा यहाँ पे अंदर, V इज कॉन्स्टेंट इनसाइड। ठीक है, जो पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट होता है पूरे होलो चार्ज कंडक्टर के अंदर। आप यहाँ निकाल लो, यहाँ निकाल लो, यहाँ निकाल लो, सर होता कितना है, तो ये जितना सरफेस पे होता है, सरफेस पे कितना होता है, V इज इक्वल्स टू के क्यू बाय कैपिटल आर, वेयर कैपिटल आर इज रेडियस। कैपिटल आर क्या होता है, इसका रेडियस होता है। ठीक है, तो ये होता है इसका पोटेंशियल जो कि सब जगह कांस्टेंट होता है। यहाँ निकालो, यहाँ निकालो, यहाँ निकालो, यहाँ निकालो, कहाँ पे भी निकालो, अंदर सब जगह पोटेंशियल सेम आता है। तो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर थर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, राइट डाउन द टू प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की दो प्रॉपर्टीज अपन ने डिस्कस की थी, वैसे ही अपन को इक्विपोटेंशियल सरफेस की कोई सी भी दो प्रॉपर्टीज अपन को बतानी है। सो फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है, द पोटेंशियल एट ईच पोजीशन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस इज सेम। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे पोटेंशियल सेम होता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस से नाम से ही समझ में आ रहा है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो उसका पोटेंशियल सेम होगा, पहली बात। सेकेंड बात क्या होती है, सेकेंड बात ये बोलती है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आर ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। अपन बना के समझते हैं इसको कैसा होता है ये। तो अगर मैं इक्विपोटेंशियल कंसेंट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाता हूँ दो, एक ये है और ये छोटा है, ठीक है, इसके अंदर ये और छोटा है,
सर आपने ये डिस्टेंस बड़ी कर दी, हाँ इक्वी पोटेंशियल सरफेस अगर अपन को v इजिकल्स टू के क्यू बाय आर है, v कितना है के क्यू बाय आर, अगर इसको सेम रखना है तो रेडियस को अपन को बड़ी करनी पड़ेगी, अगर ये बड़ी तो ये सेम, आगे जाएंगे तो ऐसा होता रहेगा, ठीक है। तो आगे क्या होती है, ये जो डिस्टेंस होती है ना बढ़ती रहती है हमेशा, जितने ज़्यादा ये डिस्टेंस होगी ये बढ़ती रहेगी, पर यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा, यहाँ पे पोटेंशियल v, यहाँ पे पोटेंशियल v। फर्स्ट पॉइंट क्लियर, इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे हर एक पोजीशन पे पोटेंशियल होता है सेम, सर ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती है वो होती है नॉर्मल। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कैसी निकलेगी बेटा, यहाँ से नॉर्मल निकलेगी, ठीक है। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, इधर निकलेगी तो इधर भी नॉर्मल, इधर निकलेगी तो नॉर्मल, जितनी भी जगह निकलेगी सब जगह कितनी होगी, वो नॉर्मल होगी, 90 डिग्री का एंगल बना के निकलेगी, ठीक है। तो ये दो पॉइंट थे जो कि अपन को यहाँ पे याद रखने हैं। सो नहीं